हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी लोन सर्वाइवर को, जो 2013 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग को देखें तो इसे IMDb पर मिले हैं 7.5 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 75% फ्रेश विद 87% ऑडियंस स्कोर। मेटाक्रिटिक पर इसे मिले हैं 60% आउट ऑफ 100 और इसे 92% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, मगर फिर भी हम इसमें देखेंगे कर्मा, कि कैसे आपने किसी के साथ सही किया और आप जब चारों तरफ से मौत से घिरे हो तो कैसे ऊपर वाले ने अपने बंदों को भेजा आपको बचाने, वो भी ऐसी जगह से जहाँ से मदद मिलने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये मूवी देखने में बहुत कन्विंसिंग लगती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जिसे मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा और साथ ही आपको कुछ रियल फैक्ट भी बताऊंगा। ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसी नोट के साथ चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी शुरू होती है एक सुबह अफगानिस्तान के एक अमेरिकी मिलिट्री बेस को दिखाते हुए, जहां कुछ सोल्जर सो रहे हैं। उनमें से एक सोल्जर माइकल मर्फी की नींद खुलती है। उठकर वो अपना लैपटॉप देखता है जिसमें उसकी होने वाली वाइफ का मैसेज आया था। उसे वेडिंग गिफ्ट में एक अरबी घोड़ा चाहिए था। माइक उठकर अपने दोस्त मार्कस के पास जाता है और उससे उस घोड़े के बारे में पूछता है, जो मार्कस उसे बाद में पता करके बताएगा। माइक वहां से डैनी के पास जाता है क्योंकि वो आज रेस लगाने वाले थे। वही एक और सोल्जर मैथ्यू अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। फिर माइक और डैनी रेस लगाते हैं जिसमें माइक जीत जाता है। फिर वो सब शर्त के मुताबिक डैनी को सिर मुड़वाने का कहकर उसकी टांग खींचते हैं और साथ ही वहाँ आए एक नए लड़के शेन के साथ भी मजाक करते हैं। तभी वहाँ कमांडर एरिक आकर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें रेड विंग्स पर जाना होगा। रेड विंग्स एक मिशन है जिसके बारे में हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। शेन भी उनके साथ चलने कहता है, मगर वो नया था, इसीलिए मार्कस उसे चलने भी नहीं कहता और मना भी नहीं करता। वही हम अफगानिस्तान का एक गांव देखते हैं जहां कुछ तालिबान के आतंकवादी आते हैं और घर में से किसी आदमी को निकालकर उसकी गर्दन काटकर उसे मार देते हैं, ये कहते हुए कि उसने किसी की मदद की थी। और गांव वाले गुस्से में तो थे मगर कुछ नहीं कर पाते। वही हमें बेस में पता चलता है रेड विंग्स का मतलब, जो कि था अहमद शाह को पकड़ने का या मारने का मिशन। अहमद शाह तालिबान का एक सीनियर कमांडर है और ये है उसका राइट हैंड तारेक, और ये वही लोग हैं जिन्होंने उस गांव में एक आदमी का सिर धड़ से अलग किया था। बेस में अहमद शाह को मारने का मिशन डिस्कस किया जाता है, जिसमें सिर्फ 4 सोल्जर रहने वाले थे, जिन्हें स्पार्टन 01 नाम दिया जाता है, जिसमें पहली पोजीशन पर मैथ्यू रहेगा, दूसरी पोजीशन पर माइक रहेगा, डैनी कम्युनिकेशन संभालेगा और मार्कस उनका लीडर रहेगा। अपना नाम मिशन में ना सुनकर शेन थोड़ा दुखी होता है। मिशन 2 दिन बाद होने वाला था। मैथ्यू उन्हें मिशन की डिटेल देता है, जिसमें वो पहाड़ से छुपकर गांव के पीछे तक जाएंगे। पहाड़ उन्हें छुपने में मदद करेगा। उनके मुताबिक अहमद शाह के साथ कुछ 10-15 लोग रहने वाले हैं। मार्कस उन्हें मिशन के खतरे के बारे में बताता है, जैसे वह जहरीले सांप और झाड़ियां है। डैनी उन्हें बताता है उस जगह कम्युनिकेशन की काफी दिक्कत होती है, इसीलिए वो इमरजेंसी के लिए कुछ कोड रखते हैं और उन जगहों के नाम भी कोड में रखते हैं, जिसमें से एक नाम कोरोना भी था। कमांडर एरिक उन्हें प्लेन और एयरफोर्स की जानकारी देते हैं कि कुछ टुकड़ी उनके ऑर्डर के लिए तैयार रहेगी, जिसमें से एक क्विक रिएक्शन टीम इस बेस पर रुकने वाली थी और एक टीम उस गांव से कुछ दूरी पर बने बेस पर रुकने वाली थी। अगर ज्यादा इमरजेंसी हुई तो वो सीधा क्विक रिएक्शन टीम को कांटेक्ट करेंगे। फिर बाहर डैनी अपनी वाइफ के बारे में बताता है। उसकी वाइफ घर पेंट करने के लिए उससे कलर पूछ रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद वो शेन को एक जगह बुलाते हैं और वो उन्हें अपने साथ ले जाने कहता है, लेकिन सभी उसे कुछ करने के लिए कहते हैं और शेन डांस करना शुरू करता है और वो बहुत गंदा डांस करता है। फिर कुछ देर उसकी टांग खींचने के बाद कमांडर एरिक उसे क्विक रिएक्शन टीम में रख लेते हैं और ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए उनका ये दिन गुजरता है। फिर होता है अगला, मतलब मिशन वाला दिन। सभी लोग मिशन की तैयारी करते हैं और अपने हथियार लेते हैं। फिर 4 हेलीकॉप्टर मिशन के लिए उड़ पड़ते हैं। वो लोग रात में स्पार्टन 01 को तय जगह पर उतारते हैं। एक अपोलो नाम की हवाई टुकड़ी 6 घंटों तक उनके साथ रहने वाली थी। फिर वो चारों रात के अंधेरे में नाइट विजन ग्लासेस के साथ गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे सुबह तक गांव के पीछे वाली पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। उस पहाड़ी से गांव लगभग 1 किलोमीटर दूर था। वो बेस को कांटेक्ट करके अपनी पोजीशन बताते हैं। क्योंकि अभी अभी सुबह हुई थी, इसीलिए उन्हें अभी गांव में ज्यादा लोग नहीं दिखाई देते। वो लोग गांव से सुरक्षित दूरी पर थे, इसीलिए क्विक रिएक्शन टीम रिलैक्स होकर अपने बेस वापस जाती है और अपोलो टीम जो ऊपर उड़ रही थी वो भी वापस चली जाती है। वही स्पार्टन 01 नई पोजीशन पर जाते हैं, जहाँ से उन्हें गांव ठीक से दिखाई दे सके। नई जगह जाने के बाद सब अपनी अपनी पोजीशन पर जाते हैं, जहाँ डैनी का संपर्क बेस से नहीं हो पा रहा था। फिर माइक गांव की तरफ देखता है, जहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं, जबकि खबर के मुताबिक वहाँ 10-15 लोग होने चाहिए थे, मगर वह पूरी फौज थी और उन लोगों के बीच उन्हें तारेक दिखता है। फिर उनका टारगेट अहमद शाह।
वो लोग गांव से कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे, इसीलिए माइक मार्कस को थोड़ी दूरी पर दूसरी पोजीशन पर चलने कहता है। मार्कस मान जाता है और वो थोड़ी दूरी पर दूसरी जगह अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। मैथ्यू अहमद शाह और तारिक की डिटेल अपने कंप्यूटर पर नोट करता है और गांव का कच्चा नक्शा बनाता है। फिर बेस पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर कांटेक्ट नहीं हो पाता। वो लोग वही कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें घंटियों की आवाज सुनाई देती है। फिर कुछ बकरियां उन्हें दिखाई देती है, लेकिन बकरियों के साथ 3 लोग भी थे, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी था और 2 लड़के थे। सोल्जर उनसे छुपने की कोशिश करते हैं, मगर एक लड़के का पैर मार्कस को लग जाता है और टीम फौरन उठकर उन तीनों को पकड़ लेती है। उस बूढ़े आदमी के पास माइक को एक वॉकी टॉकी मिलता है। उनमें से बड़ा लड़का उन्हें नफरत भरी नजरों से देख रहा था। माइक थोड़ा आगे जाकर देखता है कि उन लोगों के साथ और लोग तो नहीं, लेकिन वो सिर्फ 3 ही लोग थे, मतलब वो चरवाहे थे। अब उन्हें इस बात की जानकारी अपने बेस में देनी थी, लेकिन डैनी कहता है रेडियो से संपर्क नहीं हो पा रहा, इसलिए मजबूरन माइक को अपना सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक उनसे नजदीकी बेस पर कांटेक्ट करता है, मगर कमांडर एरिक अपने बेस जा चुके थे, इसीलिए माइक ऑपरेटर को अपने बेस कॉल फॉरवर्ड करने कहता है। उनके बेस पर शेन कॉल उठाता है। माइक की आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, लेकिन माइक शेन को कमांडर एरिक को बुलाने कहता है, जो सो रहे थे। शेन जाकर कमांडर एरिक को उठाता है और वो माइक से बात करने फोन तक आते हैं, लेकिन एरिक के फोन उठाते ही उनका कांटेक्ट टूट जाता है। एरिक बेस के ऑपरेटर से स्पार्टन 01 के कांटेक्ट के बारे में पूछता है। वो बताता है कुछ देर पहले ही उनका कांटेक्ट टूट गया था। एरिक समझ जाते हैं कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि माइक ने सैटेलाइट फोन से कांटेक्ट किया था, लेकिन क्या ये उन्हें नहीं पता था। वही टीम कंफ्यूज थी वो क्या करें, क्योंकि उनका संपर्क अपने सीनियर से नहीं हो पाया था और उन्हें ऑर्डर नहीं मिले थे, इसीलिए अब उन्हें इसका फैसला खुद करना था। मैथ्यू उन्हें मारने कहता है, मगर मार्कस इसके खिलाफ था, क्योंकि वो चरवाहे थे। मगर मैथ्यू नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने उनको छोड़ा तो उनका मिशन यही खत्म हो जाएगा और उन्हें शायद इससे बढ़िया मौका ना मिले शाह को पकड़ने का। लेकिन मार्कस के हिसाब से ये गलत था, क्योंकि तालिबान छोटी सी बात पर बम गिरा देते हैं और इसके बाद तो वो कुछ भी कर सकते थे। इस बात को लेकर मैथ्यू और मार्कस में बहस होने लगती है, जबकि डैनी मार्कस के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी बीच बहस में माइक कहता है वो इन लोगों को छोड़ेंगे और वापस चोटी पर जाएंगे, जिससे वो बेस में कांटेक्ट करके बैकअप बुलाकर वापस जाएंगे और मैथ्यू को मानना पड़ता है। वो लोग उन तीनों को छोड़ देते हैं। जाते जाते वो बूढ़ा आदमी और छोटा लड़का उन्हें अपनी भाषा में शुक्रिया करते हैं, मगर उनमें से बड़ा लड़का वहां से स्पीड से भागने लगता है। वही टीम वापस जाना शुरू करती है। दूसरी तरफ बेस में लोग उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करने में लगे थे, और जो बेस उस गांव के नजदीक था वहां की फोर्स अपाचे नाम के प्लेन को लेकर दूसरे काम के लिए निकल जाती है। मतलब उन लोगों के पास एक ही टुकड़ी बची थी, क्विक रिएक्शन टीम। वो लड़का बड़ी तेजी से गांव की तरफ भाग रहा था और टीम अपने पिकअप पॉइंट की तरफ जा रही थी। वही बेस उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का गांव तक पहुंच जाता है और टीम अपने पिकअप पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगती है, लेकिन ऊपर चढ़ते हुए मैथ्यू का पैर फिसल जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। पहाड़ पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है ये गलत पहाड़ है। डैनी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, माइक सैटेलाइट फोन से कोशिश करता है, मगर उन दोनों का ही बेस से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन माइक अपने उन लोगों को छोड़ने के डिसीजन को बिल्कुल सही मानता है। फिर वो वहां से नीचे उतरने का डिसाइड करते हैं, और अगर रात तक उनका कांटेक्ट नहीं हुआ तो वो पैदल ही बेस तक निकल जाएंगे। बेस में कमांडर एरिक अपने सीनियर ऑफिसर को पूरी बात बताता है, मगर उस बेवकूफ को कुछ समझ ही नहीं आता कि मामला कितना गंभीर है। फोन रखकर एरिक उसे गालियां देता है। वही टीम एक जगह आराम कर रही थी, तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। मैथ्यू अपने स्नाइपर से झाड़ियों की तरफ देखता है, मगर उसे कुछ नहीं दिखता, इसीलिए माइक पहाड़ की तरफ देखने जाता है। तब उसे वहां बहुत सारे तालिबान के लोग दिखते हैं और मैथ्यू को भी पेड़ों के पीछे कोई दिखाई देता है। माइक वापस आकर सबको तैयार रहने कहता है। मार्कस को लगता है उसने गलत फैसला किया उन लोगों को छोड़कर, मगर माइक कहता है उन लोगों ने वो ही किया जो उन्हें करना चाहिए था। चारों अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। फिर मार्कस माइक से पूछता है और पहले आदमी को मार गिराता है। फिर उन पर गोलियां चलना शुरू होती है और वो चारों आतंकियों की गोलियों का डटकर जवाब देते हैं। वो चारों उन पर भारी पड़ने लगते हैं। फायरिंग के बीच डैनी बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक गोली आकर उसके हाथ की उंगलियों पर लगती है और एक गोली मैथ्यू के कंधे पर लगती है। एक आदमी माइक के एकदम पास आ जाता है। मार्कस माइक को दूसरे आदमी से कवर करता है और माइक उसका सिर पत्थर से पटक कर उसे शूट कर देता है। तभी अचानक गोलियां चलना बंद हो जाती है। उन्हें एक तरफ से रास्ता साफ दिखाई देता है, मगर वह तालिबानी मशीन गन लगाते हैं और सोल्जर्स पर फायर करने लगते हैं। माइक और मार्कस दूसरी दिशा में जाते हैं। फायरिंग कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है। माइक आगे देखने जैसे ही ऊपर उठता है, एक गोली आकर उसके पेट में लगती है।
मार्कस सामने स्मोक बम फेंकता है ताकि वो अपनी पोजीशन बदल सके, लेकिन दौड़ते वक्त एक गोली मैथ्यू के पैर में लगती है और एक गोली मार्कस के कमर के ऊपर लगती है। अब चारों जख्मी हो चुके थे और सोल्जर्स को उन लोगों की तादाद का अंदाजा नहीं था। वो चारों एक दूसरे को कवर करते हुए पीछे हटने लगते हैं, लेकिन एक और गोली माइक के हाथ में आकर लगती है। डैनी का कांटेक्ट अभी तक नहीं हुआ था, तभी एक तालिबानी आरपीजी लाकर उन पर फायर कर देता है। पीछे हटते हुए सोल्जर पहाड़ी के किनारे पहुंचते हैं। आतंकी उनके काफी करीब आ गए थे और वो उन पर आरपीजी फायर कर रहे थे, इसीलिए चारों सोल्जर पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं और बहुत बुरी तरह से चट्टानों और पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरने लगते हैं और वो सभी नीचे पहुंचकर रुकते हैं। कोई आम लोग होते तो इतनी ऊंचाई से गिरकर मर जाते, लेकिन ये सब सोल्जर्स है, इन्हें इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ सेकंड्स के बाद माइक और मार्कस उठते हैं, फिर मैथ्यू और डैनी उठते हैं, मगर डैनी की रेडियो कम्युनिकेशन मशीन खराब हो जाती है जो उसके कंधे पर लगी थी। मार्कस को उसकी राइफल नहीं मिलती। माइक और मार्कस एक चट्टान के पीछे आते हैं जहाँ मार्कस को उसकी राइफल मिल जाती है। मार्कस अपनी राइफल उठाता है, फिर उनके पास मैथ्यू और डैनी भी पहुंचते हैं। डैनी की उंगलियों पर चोट लगी थी, इसीलिए उसे शूट करने में मुश्किल हो रही थी। वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता। उन्हें लगता है वो आतंकियों से दूर आ गए, लेकिन तभी गोलियां चलती है और एक गोली आकर सीधा माइक के पैर के पंजे पर लगती है। वो चारों उन पर जवाबी फायरिंग करते हैं, मगर एक और गोली डैनी के पीठ में लगती है। आतंकी उनके काफी करीब आ गए थे, इसीलिए सोल्जर वहां से भागने लगते हैं। डैनी मार्कस के पीछे भाग रहा था, तभी एक और गोली डैनी के थाई में लगती है। मार्कस उसे अपने साथ खींचते हुए लेकर जाता है। फिर वो चारों एक चट्टान के पीछे छुपते हैं। माइक फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर संपर्क ही नहीं होता। वही मार्कस डैनी के हाथ की पट्टी हटाकर देखता है। डैनी की उंगलियां उड़ चुकी थी। मार्कस डैनी के थाई में लगी गोली पर मिट्टी लगाकर दबाता है। फिर माइक के पेट की गोली देखता है और उसे खुद अपनी चोट पर मिट्टी लगाने कहता है। माइक अपनी चोट पर मिट्टी लगाते हुए कहता है, अफगानिस्तान। मार्कस मैथ्यू को जाकर देखता है। मैथ्यू कहता है वो बिल्कुल ठीक है और हम जानते हैं वो झूठ बोल रहा था। डैनी अपना हाथ देखकर चिल्लाने लगता है, जिससे तालिबानियों को उनकी पोजीशन पता चल जाती है। डैनी बहकी बहकी बातें करने लगता है क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। फिर से उनके ऊपर चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है। माइक आगे जाकर देखता है तो वो फिर से पहाड़ी के ऊपर थे। माइक आवाज देता है और मैथ्यू स्मोक बम फेंकता है क्योंकि उन्हें फिर से नीचे कूदना था। पहले माइक नीचे कूदता है, उसके पीछे मैथ्यू कूदता है। मार्कस डैनी को अपने कंधे पर उठाकर नीचे कूदने ही वाला था, लेकिन तभी एक गोली आकर डैनी के कंधे पर लगती है। डैनी मार्कस के कंधे से गिर जाता है और ना चाहते हुए भी मार्कस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। वो तीनों फिर से चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिरने लगते हैं और नीचे पहुंचकर रुकते हैं। वही ऊपर डैनी के पास अहमद शाह पहुंचता है। नीचे वो तीनों अभी संभले भी नहीं थे कि आतंकी उन पर आरपीजी फायर करते हैं और उनके ऊपर गोलियां चलने लगती है। वो तीनों चट्टानों के आड़ में गोलियों से बचते हैं। मैथ्यू मार्कस से डैनी के बारे में पूछता है। वही ऊपर आतंकी डैनी की चीजें निकालने लगते हैं। एक आदमी उसकी वेडिंग रिंग पहन लेता है। डैनी की जेब से कलर का पेपर निकलता है। आतंकी उसे मसलकर फेंक देता है। डैनी में अभी भी जान बची थी। डैनी उस पेज की तरफ अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। मैथ्यू अभी भी कुछ आतंकियों को मार गिराता है। उनके ऊपर लगातार आरपीजी फायर हो रही थी। माइक कहता है वो सामने वाली चोटी पर जाकर कांटेक्ट करेगा, मगर मार्कस उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इतने खुले में जाने से माइक का बचना नामुमकिन था। लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं था, इसीलिए माइक अपनी राइफल की मैगजीन मार्कस को देने लगता है। मार्कस मैगजीन लेने से मना करता है, मगर माइक उसे जबरदस्ती मैगजीन देता है। फिर माइक ऊपर की तरफ जाने लगता है और मार्कस और मैथ्यू उसे कवर देते हैं। मैथ्यू आरपीजी वाले बंदे को उड़ा देता है। दो आदमी माइक के सामने आते हैं, लेकिन मैथ्यू उन्हें भी उड़ा देता है। माइक बड़ी मुश्किल से पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है। उसके चारों तरफ गोलियां चल रही थी। माइक फोन निकालकर डायल करता है और इस बार कांटेक्ट होता है। कॉल गांव के पास वाले बेस पर लगता है। माइक उसे अपनी लोकेशन बताकर एयर सपोर्ट मंगवाता है। तभी एक गोली आकर उसके पैर में लगती है। वही डैनी कलर पेपर की तरफ देखते हुए अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी वहां तारेक आता है। वही दूसरी तरफ माइक समझ जाता है उसका आखिरी समय आ गया। माइक आसमान की तरफ देखते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तारिक डैनी को गोली मारता है और कायर लोग माइक के पीठ पर गोली मारते हैं। वह कलर पेपर देखते हुए डैनी अपनी आंखें बंद करता है। वही दूसरी तरफ मौत की आंखों में आंखें डालकर माइक शहीद होता है। खबर मिलते ही एरिक अपने सोल्जर के साथ दो प्लेन से निकल पड़ते हैं। वही दूसरे बेस पर दो हेलीकॉप्टर उड़ने तैयार थे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती क्योंकि वो हेलीकॉप्टर अपाचे नाम के प्लेन के कवर के साथ उड़ते थे। आपको याद होगा मूवी की शुरुआत में वो दूसरे काम से कहीं चले गए थे। दूसरी तरफ मार्कस और मैथ्यू मिलते हैं। मैथ्यू के सिर से गोली छूकर निकली थी, लेकिन इतने खराब समय में भी मैथ्यू बिल्कुल नहीं कहता कि माइक का उन तीन लोगों को छोड़ने का फैसला गलत था। तभी उनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं। वहीं ऊपर एरिक के साथ शेन भी था।
तभी पायलट एरिक को बताता है वो लोग वहां जाकर लड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास अपाचे नहीं है जो कि एक फाइटर प्लेन है। लेकिन एरिक उन्हें वहां नीचे उतारने कहता है जिसपे पायलट मान जाता है। वहीं नीचे मार्कस और मैथ्यू अलग हो गए थे। वो एक दूसरे को आवाज देने लगते हैं। उन्हें ढूंढते हुए तारिक भी वहां आता है। तभी उन्हें उनके प्लेन की आवाज आती है और प्लेन उनके ऊपर था, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। एक प्लेन अपनी पोजीशन पर आता है और एरिक और शेन नीचे उतरने वाले थे, मगर तभी एक आरपीजी उनकी तरफ आता है और सीधा प्लेन के अंदर हिट करता है, जिससे प्लेन ब्लास्ट होकर नीचे गिर जाता है, जिससे शेन और एरिक बिना लड़े ही मारे जाते हैं। दूसरे प्लेन पर फायरिंग होने लगती है। पायलट प्लेन पलटाकर वापस जाने लगता है। अंदर मौजूद ऑफिसर उसे गन दिखाकर प्लेन वही रोकने कहता है, लेकिन डरपोक पायलट अपाचे ना होने का बहाना बनाकर प्लेन वापस ले जाता है। प्लेन को वापस जाता देख मार्कस की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। मैथ्यू मार्कस को आवाज देते हुए ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने एक आदमी आता है, लेकिन मैथ्यू उसे अपनी हैंडगन से मार गिराता है। लेकिन तभी मैथ्यू को पीछे से कोई गोली मारता है। मैथ्यू पलटकर उसे गोली मारता है और वो मरते हुए मैथ्यू के हाथ में गोली मार देता है। अब मैथ्यू में बिल्कुल जान नहीं बची थी। उसकी एक आंख भी बंद हो चुकी थी। वो गोली चलाते हुए एक पेड़ से टिक कर बैठ जाता है और उसकी आखिरी गोली भी खत्म हो जाती है और मैथ्यू अपनी आखिरी सांसें लेता है। वही सामने से दो लोग उससे इतने डरे हुए थे कि उसके मरने के बाद भी वो कायर उसके सिर में गोली मारते हैं और इस तरह मैथ्यू अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। कुछ हेलीकॉप्टर प्लेन क्रैश की जगह के लिए निकलते हैं। वही नीचे मार्कस मैथ्यू को ढूंढ रहा था। तभी उसके बाजू आरपीजी फायर होता है, जिससे मार्कस चट्टानों के नीचे गिर जाता है। उसके पीछे तारिक अपने आदमियों को जाने कहता है। मार्कस वही चट्टान की दरार में छुप जाता है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए शाह और तारिक सभी को हेलीकॉप्टर के पीछे जाने कहते हैं। वो हेलीकॉप्टर कुछ देर वहां मंडराता है, लेकिन उन्हें कोई हलचल नहीं दिखती, जिससे ये भी हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। वही नीचे दर्द और थकावट में मैथ्यू की आंख लग जाती है और रात हो जाती है। दूसरे दिन सुबह मार्कस की आंख खुलती है और वो अपने जख्म देखने लगता है। उसके थाई में लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ था और उसके टखने की हड्डी निकली हुई थी। मार्कस अपने हाथ से पैर की हड्डी अंदर करता है। मार्कस खड़ा होता है और एक पैर से लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक जगह पानी दिखता है। मार्कस दौड़कर पानी में कूद जाता है, फिर पानी पीने लगता है। जैसे ही वो पीछे पलटता है, उसके पीछे कुछ लोग खड़े थे, 3 आदमी और एक बच्चा। उसमें से एक आदमी उसे शांत रहने कहता है। मार्कस ग्रेनेड निकालकर उन्हें मारने की धमकी देता है। तभी उन्हें तालिबानियों की आवाज आती है। वो आदमी मार्कस को चुप रहने कहता है और उसके पास जाकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। उन लोगों के साथ एक बच्चा भी था। मार्कस बहुत कंफ्यूज होता है वो क्या करे, लेकिन उस बच्चे को देखकर मार्कस उससे हाथ मिला लेता है। वो चारों मार्कस को लेकर अपने गांव में आते हैं, जहां सब लोग मार्कस को घूरते हुए देखते हैं। वो लोग मार्कस को एक घर में लेकर आते हैं, लेकिन एक आदमी मार्कस को देखकर खुश नहीं लगता। मार्कस को उसकी भाषा में सिर्फ अमेरिकन समझ में आता है। मार्कस के पूछने पर कि क्या वो अमेरिकन बेस जानता है, वो आदमी हाँ में सिर हिलाता है। तभी मार्कस अपनी जेब से मैप निकालकर उससे उनकी लोकेशन पूछता है। फिर मैप के पीछे मैसेज लिखता है और साथ ही अपना 10 डिजिट का ग्रीट कोड भी। तभी वह एक आदमी चिल्लाने लगता है, मगर वो आदमी उसे बाहर भेज देता है। मार्कस उससे मदद के लिए पूछता है, जिसपे वो आदमी अपना सिर हिलाता है। वो आदमी मार्कस का लेटर गांव के एक आदमी को देता है और वो आदमी गांव से बेस के लिए निकल पड़ता है। वही मार्कस परेशान था कि आगे क्या होने वाला है। वही तालिबानी खून के निशान का पीछा करते हुए गांव तक पहुंचते हैं। उनके साथ तारिक भी था। वो लोग गांव में आकर घरों में मार्कस को ढूंढने लगते हैं। तारिक उस आदमी से कुछ बात करता है, फिर उसे थप्पड़ मारता है। फिर तारिक के कुछ लोग उस आदमी के घर में जाकर मार्कस को पकड़ लेते हैं और उसे बाहर लेकर आते हैं। फिर उसकी गर्दन काटने के लिए लेकर जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है ये वही गांव है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो लोग मार्कस को पकड़कर लकड़ी के तख्ते पर लेकर आते हैं और तारिक तलवार निकालकर उसकी गर्दन काटने वाला था, लेकिन जैसे ही वो तलवार हवा में उठाता है वैसे ही गोली चलने की आवाज आती है और उस आदमी के साथ गांव वाले तालिबानियों पर गन ताने खड़े थे। वो आदमी कहता है मार्कस उसका मेहमान है और वो उसे और गांव को छोड़कर चला जाए। तारिक कहता है इस अमेरिकन की वजह से वो लोग मारे जाएंगे। तालिबानियों की तादाद कम थी, इसीलिए तारिक उन्हें मारने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। वो लोग मार्कस को उठाकर अंदर लेकर जाते हैं। मार्कस उससे पूछता रहता है वो लोग उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी इतना ही कहता है तालिबानी। घर में मार्कस उस बच्चे से चाकू मांगता है। उस बच्चे को समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो बदक लेकर आता है। तभी वो आदमी आता है। मार्कस उससे चाकू लाने कहता है। वो आदमी चाकू लाकर बदक को काटने लगता है, मगर मार्कस उससे चाकू लेता है और अपने पैर में लगे ग्रेनेड के टुकड़े निकालता है।
फिर अपनी थाई में लगे लोहे के टुकड़े को निकालते ही मार्कस बेहोश हो जाता है। फिर वो आदमी मार्कस के जख्मों को साफ करता है और उसे दूसरे कपड़े पहनाता है। अब रात हो जाती है। वो बच्चा मार्कस के साथ ही बैठा रहता है। फिर सुबह होती है। वही बाहर पूरा गांव तालिबानियों के स्वागत के लिए तैयार था। वही तालिबान भी अपने हथियार लेकर गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ अहमद शाह भी था। वही गांव में मार्कस को होश आता है। वो आदमी उसे पानी और खाना देता है और वो कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं। मार्कस फिर से पूछता है वो सब उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। तभी उनके बाजू की दीवार में ब्लास्ट होता है क्योंकि तालिबानी गांव में पहुंच गए थे। तालिबानी और गांव वालों में मुठभेड़ होने लगती है जिसमें कुछ गांव वाले भी मारे जाते हैं। वही बेस तक मार्कस का मैसेज पहुंच गया था। बेस से टीम गांव की तरफ निकल पड़ती है। वही वो आदमी अपने बेटे और मार्कस को लेकर बाहर आता है और उसे दूसरे घर की तरफ लेकर जाता है, लेकिन पीछे से उस पर तारिक फायर करता है। मार्कस घर के अंदर पहुंच जाता है और उस आदमी के हाथ में गोली लग जाती है और उसके पास की गोलियां भी खत्म हो जाती है। वो छुप जाता है और तारिक के आते ही उस पर हमला कर देता है। उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, मगर वो आदमी तारिक के बगल में लटक रही हैंडगन से उसे ही शूट कर देता है। वही घर में एक आतंकी मार्कस तक पहुंच जाता है और उसे मारने लगता है। फिर मार्कस का गला दबाकर जान से मारने लगता है। मार्कस बस हारने ही वाला था, तभी वो बच्चा उसे चाकू देता है और मार्कस आतंकी को चाकू से मार गिराता है। मतलब उन्होंने मार्कस की 3 बार जान बचाई। अब तालिबानी तादाद में ज्यादा थे, इसीलिए गांव वाले हारने लगते हैं, लेकिन तभी वह फोर्स पहुंचती है और सीधा तालिबानियों को शूट करने लगती है। आतंकी जान बचाकर भागने लगते हैं। प्लेन ऊपर से और जमीन से आर्मी वाले तालिबानियों को भागने का मौका नहीं देते और देखते ही देखते हालात काबू में आ जाते हैं। गांव के कुछ लोग आर्मी को मार्कस के पास लेकर आते हैं और वो लोग मार्कस को लेकर बाहर निकलते हैं। तभी मार्कस को वो बच्चा और आदमी दिखता है। मार्कस आर्मी को उन्हें अपने साथ लेकर चलने कहता है, मगर वो उन दोनों को साथ नहीं ले जाते। मार्कस उस आदमी को शुक्रिया करता है, जिसके जवाब में वो आदमी बस अपना सिर हिलाता है। मार्कस उस बच्चे के माथे को चूमता है। वो बच्चा उसे मामा कहता है। फोर्स हेलीकॉप्टर से मार्कस को लेकर निकलती है। मार्कस रोने लगता है, लेकिन अभी भी उसकी जान खतरे में थी क्योंकि उसे गोलियां लगी थी और उसका बहुत सारा खून भी बह चुका था। मार्कस की हालत खराब होने लगती है। बेस तक लाते हुए उसकी पल्स चली जाती है। डॉक्टर उसे मोकअप देते हैं और थोड़ी देर बाद उसकी पल्स वापस आ जाती है और मार्कस बच जाता है। और मार्कस के चेहरे के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। मुझे पता है आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी, तो चलिए उन पॉइंट पर बात करते हैं जो मुझे ठीक नहीं लगे। जैसे कि जब वो लोग गांव के पास पहुंचे तब उनका रेडियो काम कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने पोजीशन चेंज की तब अचानक कैसे उनका रेडियो बंद हो गया। दूसरा, रेडियो बंद होने के बाद भी माइक का सेट फोन चल रहा था और वहाँ सिग्नल टूट गया, लेकिन जब वो पहाड़ की चोटी पर थे तब भी सेट फोन ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सैटेलाइट फोन है। वो फोन ऐसी जगह के लिए ही बनाया जाता है। और माइक ने पहाड़ी के ऊपर से कांटेक्ट किया, लेकिन थोड़ी देर पहले वो उससे भी ऊंचाई से कूदे थे। माइक तब कांटेक्ट कर सकता था। शायद डायरेक्टर ने कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड कर दी है। अब आपके उस सवाल का जवाब देता हूँ जो मार्कस बार बार पूछ रहा था कि उन्होंने उसे क्यों बचाया। तो इसका जवाब था पश्तूनवाली। पश्तूनवाली अफगान लोगों की 2000 साल पुरानी परंपरा है, जिसके मुताबिक अगर कोई अकेला आदमी दुश्मनों से घिरा हो तो वो उसे उसके दुश्मनों से बचाएंगे किसी भी कीमत पर, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये बात मेरी किसी को बुरी लग सकती है, मगर आजकल हमारे यहाँ अफवाहों और धर्म के नाम पर कई लोग मिलकर एक अकेले आदमी को मार देते हैं, जबकि हमारे देश की परंपरा अतिथि देवो भव की है। वही अफगानी गाँव वाले आज भी उन पहाड़ियों में रहते हैं और लगातार उनकी और तालिबानियों की झड़प होती रहती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ असली स्पार्टन 01 की फोटो। ये है माइकल मर्फी, ये है मैथ्यू, ये है डैनी और ये है मार्कस। ये मार्कस की 2012 की फोटो है उसके बेटे के साथ। ये कमांडर एरिक है। ये है शेन जो कि सिर्फ 22 साल का था। इस मूवी का नाम लोन सर्वाइवर क्यों रखा गया? पहले तो मार्कस अकेला बचा था। दूसरी बात ये कि आर्मी से रिटायर होने के बाद मार्कस ने अपनी एक संस्था खोली लोन सर्वाइवर फाउंडेशन नाम से। ये संस्था जंग से वापस आए सोल्जर्स को मेंटल ट्रॉमा से निकालने में मदद करती है। और अब मैं बताता हूँ उसका नाम जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। तो ये है मोहम्मद गुलाब, जिसने मार्कस की जान बचाई थी और उसके लिए तालिबानियों तक से भिड़ गए थे। ये फोटो 2010 की है जब मार्कस ने गुलाब को अमेरिका बुलाया था। अब मैं आपको मोहम्मद गुलाब के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपकी नजरों में गुलाब की इज्जत और बढ़ जाएगी। दरअसल मार्कस को बचाने के बाद गुलाब पर तालिबानियों ने हमला करना शुरू कर दिया। उन पर कई बार हमले हो चुके हैं, जिसमें से 4 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक दिन रात में आतंकियों ने गुलाब के घर बम फेंका, लेकिन गुलाब के बेटे ने उसे सही समय पर देखकर गुलाब और उनकी बीवी को बचा लिया। दूसरी बार जब वो अपने साले के साथ या जीजा के साथ जा रहे थे तब उनके ऊपर हमला हुआ।
जिसमें उनके जीजा को गोली लगी थी, लेकिन सही समय पर ट्रीटमेंट मिलने से वो बच गए। एक बार जब गुलाब अपने घर के बाहर खड़े थे तब 2 बाइक सवार ने सीधा उन पर गोली चला दी। वो गोली उनके फसली में लगी, लेकिन वो सरवाइव कर गए। चौथी बार जब गुलाब किराना लेकर अपने भतीजे के साथ आ रहे थे, तालिबानियों ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक गोली सीधा गुलाब के भतीजे के सिर में जा लगी। अपनी भतीजे के मौत के बाद गुलाब शहर रहने चले गए, जिससे उन्हें तालिबानी ढूंढ न सके। और मोहम्मद गुलाब की एक बात वो है जिसने मेरा दिल जीत लिया था। 2012 में जब गुलाब मार्कस से मिलने यूएस आए, तब मार्कस ने उन्हें अमेरिका में रुकने कहा और उन्हें अमेरिका की नागरिकता दिलाने का वादा किया। लेकिन गुलाब ने कहा, अफगानिस्तान कैसा भी है लेकिन वो उनका मुल्क है और वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। वो अफगानिस्तान नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मार्कस का उन तीनों को छोड़ने का फैसला सही था या गलत था? अगर आप गलत कहोगे तो आपको गुलाब का फैसला भी गलत बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन तीनों को छोड़ने की वजह से मार्कस के 3 दोस्त मारे गए थे। लेकिन गुलाब ने मार्कस की जो मदद की, उस वजह से उसके कई गाँव वाले भी मारे गए थे। अगर यह कोई हमेशा से गलत है और हमेशा गलत रहेगा, तो मेरे हिसाब से वो तालिबानी और आतंकवादी है। लेकिन आपकी सोच मेरे से मुख्तलिफ हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक आपको जादुई बात बताता हूँ, वो जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाली लाल बटन है, आप उसको टच करोगे तो वो काली हो जाएगी, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे आप क्लिक करोगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।